तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबके लिए मैं एक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पे हम जो है पढ़ने वाले हैं जो हमारा हिस्ट्री है उसमें, ठीक है। और हिस्ट्री में आपके जो तीन पार्ट्स हैं, एक आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आपका आधुनिक इतिहास है, ठीक है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है तीनों को कवर करेंगे। क्लियर। चलो, ये जो क्लासेस हैं आपकी एसएससी, रेलवे और इसके साथ साथ जहां पे जीके जीएस आपकी आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लेवल हम लेके चलेंगे वो एसएससी का लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, ताकि आपके जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है वो सब के सब कवर हो जाएं। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मगध साम्राज्य से, ठीक है। अच्छा, ये जो मगध साम्राज्य है ना, आपने ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आपने किसी न किसी दूसरे टीचर से भी इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको एक स्टोरी की तरह जो है बताने वाला हूं। क्लियर। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। और यहां पे ये जो क्लासेस हैं ये स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाली है, ठीक है। इंग्लिश का मैं बहुत कम इसमें इस्तेमाल करने वाला हूं। क्लासेस जो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही रहेंगी। क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देखो, जो हमारा भारत था ना पुराने टाइम में, ठीक है, तो वहां पे भारत जो है वो टोटल कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपद थे। तो पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। तो आपको वहां पे अगर 16 दिखता है तो आपको 16 पे ही क्लिक करना है, टिक करना है। जो भी आपको वहां पे ऑप्शन भरना है वो 16 आप भरेंगे। क्लियर। चलो, उस टाइम में जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था? वो था आपका मगध, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है इंडिया का उस टाइम का मैप है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये वाले अवंती हो गया, मत्स्य हो गया, चेदी हो गया, सूरसेन हो गया, ठीक है, अश्मक हो गया, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब उस टाइम के जनपद ही हैं। क्लियर। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था, देखो आपने ऐसा तो नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, तो जो शक्तिशाली होता है वही आप जानते हैं कि भैया सब पे हुकूमत करेगा, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली उस टाइम पे कौन निकल के आया सामने? मगध निकल के आया, ठीक है। मगध जो है वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और वो जो 16 महाजनपद थे वो ये वाले हैं, ठीक है। अवंती, चेदी, वत्स, कौशांबी, ये सारे जो हैं ये आपको उस टाइम के जो 16 जनपद थे ये देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो मगध साम्राज्य है, ठीक है, यहाँ पे जो शुरुआत होती है मगध साम्राज्य में जो शुरुआत होती है वंश की, ठीक है। वो वंश हमें पढ़ने होंगे क्योंकि जो वंश है ना इनसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो जैसे यहाँ पे जो भी 4-5 वंश हुए हैं उनको क्रम में लगाने के लिए बोल देंगे कि भाई सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कब आया। तो ये सारी चीजें हैं। पहले ये सीख लो कि यहाँ पे ये जो जनपद है, ठीक है, यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में जो हमें बाकी की जो जानकारी मिल रही है ये जानकारी मिली कहां से है? वैसा तो है नहीं कि आजकल के लोग उस टाइम पे जीवित थे जो आज बता रहे हैं ना। तो उस टाइम पे जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी होगी, कहीं ना कहीं ये चीज चित्रित की होंगी, कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब उस टाइम के बारे में कि भाई इस समय कैसा राज है, किस तरह से कार्यकाल चल रहा है ना, कौन राजा है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। वो सारी चीजें उस टाइम के जो लोग थे वो लिख देते थे। आजकल तो मेरे हिसाब से कोई नहीं लिखता है। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे जो आपका बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, एक तो हमें इससे जानकारी मिलती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगा दिए। क्लियर। चलो, दूसरा है आपका जैन धर्म जो है, जिसका जो मतलब ग्रंथ है वो कौन सा है? भगवती सूत्र, ठीक है। इन दोनों से हमें कहा कि ये जो आपका महाजनपद है, ठीक है, उनकी हमें जानकारी मिलती है। क्लियर। चलो, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र पेपर में डायरेक्ट आते हैं। कौन से ग्रंथ से हमें महाजनपदों के बारे में या फिर मगध साम्राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है? क्लियर। तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। कई बार ये भी पूछ लेता है कि अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पारसी ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आपको सब तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस इसी को घुमा फिरा के आपको दे देंगे। क्लियर। चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम मगध साम्राज्य के बारे में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, उस टाइम पे जो और भी महाजनपद थे उनके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा। जो कंबोज है, पेपर में डायरेक्ट आता है, कंबोज राज्य जो था उस टाइम पे, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो आपका प्रसिद्ध था घोड़ों के लिए। घोड़ों को व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था वो कंबोज था, ठीक है। उसके बाद चंपा के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौन थी? चंपा थी। क्लियर। इसके बाद वैदिक सभ्यता का सर्वोत्तम प्रतिनिधि कौन था उस टाइम पे? पांचाल था। क्या? पांचाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे वन लाइनर करके लिख रखे है ना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वैदिक सभ्यता का सर्वोत्तम प्रतिनिधि है
पेपर आपको ऑप्शन में पांचाल मिलेगा, आपको पांचाल पे ही क्लिक करना है, ठीक है। और तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र किसने की थी? तक्ष ने की थी, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? रामायण से मिलता है। ये चीज हमें कहां से पता चलती है? रामायण से पता चलती है। क्लियर? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा जो असली टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहां पे जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो मगध था ना, उसकी जो सबसे पहले जो राजधानी थी वो कौन सी थी? ग्रीविज, जिसको आप राजगृह के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रीविज लिखा हुआ है, कहीं पे राजगृह लिखा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही है, ठीक है। एक ही चीज को दो नामों से हम जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो सबसे प्राचीन राजा था मगध का, उसका नाम क्या था? बृहदर्थ था, ठीक है। क्या था? बृहदर्थ। अच्छा, बृहदर्थ का नाम आपने एक बार, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपने बृहदर्थ का नाम मेरे हिसाब से वहां पे भी सुना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये जो वंश है ना, ये जो वंश आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन वंशों से डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ लेता है डायरेक्ट मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, ठीक है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, या हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, या फिर कई बार इनके जो संस्थापक हैं इनके नाम भी डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये याद रहे, कभी आप भूलो ना। तो इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये रहेगी, हसीन माशूका के साथ। क्या रहेगी? हसीन माशूका के साथ, ठीक है। अब देखो, ये ट्रिक ना थोड़ी मतलब फनी है देखने में, पर इसे याद बहुत जल्दी होगा। आपको क्या याद रखना है? मगध साम्राज्य में जो भी वंश आए उनकी जो ट्रिक है वो है ये रही, हसीन माशूका के साथ। अब यहाँ पे जो है का मतलब है हर्यक वंश। ये जो है ना हसीन में, इसका मतलब है हर्यक वंश। उसके बाद जो शी है, इसका मतलब है शिशुनाग वंश। यानी कि पहले हर्यक वंश आया, फिर आपका शिशुनाग वंश आया, फिर है आपका नय का मतलब है नंद वंश, ठीक है। उसके बाद नंद वंश आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड वंश आपका ये हो गया, और थर्ड नंबर पे वंश आपका हो जाएगा नंद वंश, ठीक है। अब नंद वंश के बाद आपका आता है मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के बाद आपका आता है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश। उसके बाद आपका सातवाहन वंश जो है आता है, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य एक तरह से मतलब पतन की तरफ चले जाता है, बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो यहां पे पहला हर्यक वंश है। पेपर में अगर आपको आता है कभी भी कि इसके बाद कौन सा वंश आया, तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है, ठीक है, हसीन माशूका के साथ। पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, ठीक है, फिर आपका शुंग वंश, और उसके बाद कर्ण वंश, और फिर आपका सातवाहन वंश। तो देखो, 7वें नंबर पे ही सातवाहन वंश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में सातवाहन वंश है। बाकी ट्रिक ऐसी है, आप कभी भूलने वाले नहीं हो इसको, ठीक है। चलो, तो याद हो गया यहाँ पर। चलो, मेरे हिसाब से ये चीजें आपको याद हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इनके जो संस्थापक है उनके बारे में और बता देता हूँ। जो आपका सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, इसका जो संस्थापक है वो कौन था? बिंबिसार था। देखो, यहाँ पे मैंने ये जो राजा है ना, इसका कार्यकाल भी लिखा हुआ है कि भाई इसने कब से कब तक कार्य किया था, कब से कब तक ये राजा रहा था एक तरह से, ठीक है। पेपर में ये बहुत कम आते हैं डेट जो है, क्योंकि ये अनुमानित डेट होती है, फिक्स एकदम नहीं है, क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, क्लियर। बाकी संस्थापक ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और अंतिम जो राजा है वो भी पूछा जाता है। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वंश है वो आपका आता है शिशुनाग वंश, और इसकी जो स्थापना की है वो शिशुनाग ने ही की है। किसने की है? शिशुनाग ने। तो देखो, इसमें भी शिशु आ रहा है, इसमें भी शिशु आ रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, यही इसका संस्थापक है, क्लियर। और इसका जो अंतिम राजा है वो कौन है? नंदीवर्धन। अब जो नंदीवर्धन इसका अंतिम राजा है, तो यहीं से नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। तो अगला जो वंश था नंद वंश, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी, ठीक है। और इसके जो अंतिम राजा होंगे वो कौन होंगे? धनानंद। देखो, जो नंद वंश है ना, इनके लास्ट में आपको नंद जरूर मिलेगा देखने को। देखो, महापद्मानंद में नंद है, धनानंद में नंद है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं पेपर में कि कौन सा इसका अंतिम राजा है, पहला राजा है, क्लियर। फिर आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बारे में सब जानते हैं कि इसकी भैया स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, धनानंद को हरा करके, ठीक है। और इसका जो अंतिम राजा है वो कौन था? बृहदर्थ था, क्लियर। फिर आपका आता है शुंग वंश। शुंग वंश में भी आपको लास्ट में शुंग देखने को मिलेगा। तो स्थापना की है पुष्यमित्र शुंग ने, और अंतिम राजा इनके कौन थे? देवभूति थे, ठीक है। इसके बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो आपके संस्थापक है वो है वासुदेव, और जो अंतिम शासक रहेंगे वो कौन रहेंगे? आपके सुशर्मा रहने वाले हैं। सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो है सिमुख, और जो अंतिम शासक है वो रहने वाले हैं आपके विपुल, ठीक है।
पेपर में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएगा कि बताओ भैया नंद वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, या सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, या हर्यक वंश का अंतिम जो राजा था वो कौन था। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूं, जो भी यहाँ पे चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फालतू की चीज कभी पढ़ाता ही नहीं हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये वाली चीज हमने देख ली थी, इससे आप उसको और अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है का मतलब है हर्यक वंश, से का मतलब शिशुनाग वंश, ने का मतलब नंद वंश, मैं का मतलब मौर्य वंश, से का मतलब शुंग वंश और कै का मतलब कण्व वंश, ठीक है। और लास्ट में सात का मतलब है सातवाहन वंश। क्लियर। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं थोड़ी जानकारी इनके बारे में, दो चार लाइन आपको याद रखनी है बस, ठीक है। चलिए सबसे पहला आपका आता है हर्यक वंश, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार। और ये वंश चला था 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। क्लियर। चलो इनके टाइम में जो राजधानी थी, सबसे पहली जो राजधानी थी वो कौन थी, गिरिविज यानी कि राजगृह थी। और मैंने बता दिया कि ये दोनों एक ही है, ठीक है। कभी आपको पेपर में या फिर आप कभी पढ़ते हैं तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे गिरिविज लिखा हुआ है, कहीं पे राजगृह लिखा हुआ है, तो आप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका जो धर्म था वो कौन सा था, ये बौद्ध धर्म के जो है एक तरह से अनुयायी थे, ठीक है। जो हर्यक वंश के अंदर बिंबिसार है, किसके अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के आपके अनुयायी हैं, ठीक है। चलिए और इन्होंने क्या किया था, जो इनका साम्राज्य था मगध, उसमें इन्होंने व्यापार को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे विकसित कर दिया था, ठीक है। अब देखो जिस राज्य में, ठीक है, या जिस देश में व्यापार भी अच्छा होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि वो जो है ना देश या वो जो राज्य है वो बहुत जल्दी प्रगति करेगा। क्यों करेगा, व्यापार होगा तो पैसा आएगा, खजाना भरेगा तो आप अपनी जो सीमाएं हैं, ठीक है, राज्य की या देश की, उनको बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखो आज के टाइम में तो फिक्स है सबकी सीमा, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। जिसके पास जितना बल है, जितनी पावर है, जितना पैसा है, वो दूसरे देश पर अटैक करके उसको भी हथियार लेता था, ठीक है। आजकल ऐसा इतना नहीं होता है। क्लियर। चलो तो इन्होंने जो है सबसे पहले किसकी शुरुआत की थी, स्थायी सेना रखने की जो है ये शुरुआत करते हैं। कौन है आपके, बिंबिसार है। क्लियर। चलो उसके बाद जो बिंबिसार है, बिंबिसार के बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले बिंबिसार को किसके नाम से जाना जाता था, बिंबिसार को जाना जाता था श्रेणिक के नाम से। किसके नाम से, श्रेणिक के नाम से। पेपर में डायरेक्ट आता है कि बिंबिसार को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बल्लाइन की तरह लिख रखे हैं, तो किसके नाम से जाना जाता था, श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था, ठीक है। बिंबिसार ने अंग राज्य के राजा, ठीक है, अजात को क्या किया था, हराया था। जो अंग राज्य का राजा था उसको इसने क्या किया था, हराया था। वैसे ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, क्या पता पेपर में कब आ जाए, ठीक है। बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राज्य के वैद्य किसको भेजा था, जीवक को भेजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो भी बिंबिसार ने जो बुद्ध हैं उनकी सेवा में किसको भेजा था, अपने राज्य के वैद्य था जो, उसका नाम क्या था, किसको भेजा था, उसका नाम था जीवक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिंबिसार ने प्रद्योत यानी कि अवंती के राजा के लिए दूसरी बार अपना वैद्य जो है जीवक को भेजा था। पहली बार भगवान बुद्ध के लिए और दूसरी बार प्रद्योत के लिए इन्होंने किसको भेजा था, अपने जो वैद्य है इनका जीवक, उसको भेजा था। तो डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि बिंबिसार का जो वैद्य था उसका नाम क्या था, तो आप ये भी याद कर सकते हो, उसका नाम क्या था, जीवक था। क्लियर। चलो अपने राज्य का विस्तार इसने कैसे किया भी, विवाह करके। देखो हर किसी की ना अब जब आगे हम हिस्ट्री में बढ़ेंगे तो हर किसी की राज्य को विस्तार करने की अलग अलग रणनीति थी, ठीक है। कुछ लोग लड़ाई करके करते हैं भाई, ठीक है। इसने थोड़ी अजीब जो है दिमाग लगा के क्या किया, वे काम करते हैं, लड़ाई करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा। अभी जब लड़ाई करेंगे तो आप जानते हैं कि खजाना भी खाली होता है, क्योंकि सैनिक भी उनके मारे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्लियर। लेकिन जब ये विवाह करेंगे तो इसमें नुकसान तो कुछ होगा नहीं, ऊपर से दहेज भी आएगा, ठीक है। और दहेज के साथ साथ वो जो राज्य है वो राज्य कभी भी इन पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा कभी कभी युद्ध होगा किसी और राज्य से, तो वहां से जहां से इन्होंने विवाह किया है, ठीक है, अभी वहां के तो दामाद बन गए, तो वो इनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल इंस्टेंट हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से जो है अपने राज्य का विस्तार कर लिया। अभी मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये मगध है, क्लियर, तो यहाँ के भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, इतनी शादियां कर ली कि भैया आसपास में कोई शत्रु तो छोड़ा ही नहीं। क्लियर। अब देखो इतने सारे लोगों के राज्यों से इन्होंने लड़कियां लेकर के शादी कर ली। अब जब इतने सारे लोगों से लड़कियां लेकर के शादी कर लेगा, अब मान लो कोई देश यहाँ पे है, अब ये इन पे मान लो अटैक करने के लिए आएगा, तो क्या ये अकेला लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, है ना। अपने ससुर को बोलेगा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे पास दिक्कत आ रही है, तो आ जाओ भाई उतने के लिए। तो ये सब के सब क्या करेंगे, ये सब के सब अपनी सेना लेके इसके पास पहुंच जाएंगे,
कि ये लो दामाद जी लड़ लो, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया भाई, ज्यादा शादी की, जिससे कि जो है अपने राज्य का एक तरह से विस्तार कर ले, या अपनी सुरक्षा को भी इन्होंने बढ़ा लिया एक तरह से, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। बिंबिसार की जो हत्या है इसके ही पुत्र ने कर दी थी, अजातशत्रु ने, ठीक है। अब यहीं से ये पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि पिता की हत्या होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। जो बिंबिसार है इसकी हत्या किसने की है, अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु आएगा, इसकी हत्या इसका पुत्र कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पे बिंबिसार के बारे में बस आपको यही जानकारी याद रखनी है कि बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। इसने जो है अंग का जो राजा था, ठीक है, ठीक है, अजात, उसको हराया था। दूसरा बुद्ध की सेवा में, ठीक है, इसने बुद्ध की सेवा में, और जो प्रद्योत है अवंती को राजा, इन दोनों की सेवा करने के लिए इसने अपने जो वैद्य के राज्य के वैद्य जीवक को इसने भेजा था, और इससे अपना विस्तार कैसे किया था, विवाह करके विस्तार किया था। इसकी जो हत्या है वो किसने की है, इसके पुत्र अजातशत्रु ने की है, ठीक है। इसके बारे में बस आपको यही बात याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलो इसकी पत्नियों के बारे में और देख लो, कई बार पूछ लेता है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपर में कई बार आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो इसकी 3 पत्नियां थी, ठीक है। जो देखो विवाह ऐसा थोड़ी होता है कि भाई, अब जैसे किसी की, पुराने जमाने में हम जानते हैं कि राजा महाराजा बहुत सारी पत्नियां रखते थे, ठीक है, 10, 20, 50, 100 भी रखते थे, लेकिन सबको वो भैया वो इंपॉर्टेंट दर्जा नहीं देते थे, है ना, सबको नहीं देते थे, ठीक है। उनमें से एक उनकी जो बड़े लेवल की महारानी या पटरानी जिसको आप बोलते हैं वो होती है, बाकी और बाकी नॉर्मल होती है, ठीक है। इसी तरह से लेकिन हमें जो जानकारी है, एक तो है कौशला देवी की, एक है चेलना की, ठीक है। चेलना क्या थी, जो वैशाली का राजा था, ठीक है, वैशाली के लक्ष्मी प्रमुख की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। चलो, और खेमा जो है वो पंजाब के राजा की पुत्री थी। ये 3 हैं जो जिनके प्रमाण मिले हैं, ये तीनों आपको याद रख लेंगे। अब पता नहीं इसने कहां कहां कैसे कैसे शादी किया, वो इतना लिखित में नहीं है, क्लियर। चलो इसके बाद अब इसका पुत्र जो है वो आ जाएगा भाई, इसने अपने पिता की जो है गद्दी हथियाने के लिए पिता को उतार दिया मौत के घाट, उसको मार दिया। तो अब ये क्या करेगा, खुद अपना राज्याभिषेक करवा के और वहां की जो गद्दी है, मगध की जो गद्दी है, उस पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही मगध की गद्दी पे बैठता है तो इसका जो नाम है ये किसके नाम से प्रसिद्ध होता है, पहले कुणिक के नाम से, ठीक है। किसके नाम से, कुणिक के नाम से। अजातशत्रु तो नाम है ही है, इसका एक नाम और है कुणिक, पेपर में डायरेक्ट आता है। कुणिक के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है अजातशत्रु। और जो पीछे हमने पढ़ा था, अभी हमने बिंबिसार को भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बिंबिसार को किसके नाम से जान रहे हैं, श्रेणिक के नाम से, और इसके बेटे को किसके नाम से जान रहे हैं, कुणिक के नाम से जो है इसके बेटे को जान रहे हैं, ठीक है। अजातशत्रु प्रसिद्ध था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था भैया, पितृहंता के नाम से, ठीक है, क्योंकि भाई पिता की हत्या कर दी तो उसी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया, ठीक है। इसका जो धर्म था पहले कौन सा था, जैन धर्म का अनुयायी बना था ये, फिर बाद में इसने भी बौद्ध धर्म ले लिया था। इसका पिता भी बिंबिसार जो है वो भी बौद्ध धर्म का है, और ये भी बौद्ध धर्म का हो जाएगा बाद में, ठीक है। पहली जो संगति है, बुद्ध संगति हुई थी इनके टाइम में, आप जानते हैं पहली बुद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के समय में, ठीक है। कहां पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी, राजगृह में, ठीक है। अजातशत्रु की जो हत्या है वो कौन करता है, इसका पुत्र करता है उदयन। मैंने आपको बोला था कि पहले जो बिंबिसार है, ठीक है, जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या करेगा अजातशत्रु। अब अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा, इसका जो पुत्र आएगा उदयन, ठीक है। तो उदयन जो है इसकी भैया हत्या कर देता है, क्लियर। तो इसीलिए ये जो पूरा वंश है ना, हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, क्लियर। पितृहंता वंश के नाम से ही हर्यक वंश को जानते हैं, बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो अब उदयन आ जाएगा भैया। अब बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मारा उदयन ने। अब उदयन आ जाएगा। उदयन जो है किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसके जो पिता थे, अभी हमने पढ़ा था अजातशत्रु पहले किसके थे, जैन धर्म के थे, बाद में वो बुद्ध बन गए थे, ठीक है। बुद्ध ग्रंथों में उदयन को क्या किया गया है, पितृहंता कहा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक बात और निकल के आएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो जैन ग्रंथ थे उनमें उदयन को पितृभक्त कहा गया है। तो क्या होता था पुराने टाइम में, अब जो भी राजा है वो सब कुछ, देखो राजा है उस टाइम पे वही सब कुछ है ना, प्रजा विरजा जो भी सब कुछ होता है वो राजा के लिए ही सब काम करते हैं, क्लियर। तो क्या होता है, अब ये जो था, ये जो जैन धर्म को मानता था, अब जब ये जैन धर्म को मानेगा तो जैन धर्म के जो लोग थे उस टाइम पे वो क्या करेंगे भैया, इसको बुरा बताएंगे या अच्छा बताएंगे, अच्छा बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ग्रंथ में इसको ऐसा बोला कि भैया ये तो बहुत बड़ा पितृभक्त है, ठीक है। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है, भाई बौद्ध को तो मानता नहीं है तो वो इसकी बुराई करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या लिखा, पितृहंता के नाम से जाना है। लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पेपर में आएगा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को क्या कहा गया है, तो आपको बोलना है पितृहंता, और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है,
जैन ग्रंथों में भी इसको पितृभक्त के नाम से बताया गया है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। क्लियर? चलो, इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वो क्या है? इसने पाटलिपुत्र जो है ना, जो पाटलिपुत्र जिसको आप पटना के नाम से जानते हैं भी, है ना, तो उसकी इसने क्या की है? स्थापना की है। तो पेपर में डायरेक्ट आता है पटना की स्थापना किसने की है? उदयन ने की है। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक रहेगा वो कौन रहेगा? इसका अंतिम शासक रहने वाला है नागदशक। कौन रहने वाला है? नागदशक जो है वो इसका अंतिम शासक रहेगा। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम जो राजा है वो नागदशक आपका होने वाला है। क्लियर? चलो, यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। तो उदयन तक हमने पढ़ लिया। पहला बिंबिसार हमने पढ़ा, बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र आया अजातशत्रु, उसको कुड़िक के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसका भी पुत्र आया उदयन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा हर्यक वंश जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब हर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश मगध पे राज्य करने वाला है वो है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश जो है 412 से लेकर के 343 ईसा पूर्व तक जो है ये गद्दी पे राज्य करता है वहां पे। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? शिशुनाग ही था। क्लियर? नागदशक को मार करके ये क्या बना है? राजा बना है। क्या बना है? राजा बना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे था ना, ये वाला जो हर्यक वंश का नागदशक था, इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और हत्या करने के बाद ये खुद क्या बन जाता है? वहां का गद्दी का महाराजा बन जाता है। एक तरह से वहां का राजा कौन बन जाता है? ये नागदशक जो है ये बन जाता है। क्लियर? और किस नागदशक नहीं, ये शिशुनाग। और शिशुनाग किसकी वंश किसकी स्थापना कर देता है? अभी खुद का नाम शिशुनाग है तो शिशुनाग वंश के नाम से ही इसको जानने लगे फिर। ठीक है, तो ये शिशुनाग वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसने जो राजधानी है जो पाटलिपुत्र थी पहले, ठीक है, उसको पाटलिपुत्र से हटाकर कहां पे कर दिया? वैशाली कर दिया। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? अभी हमने पढ़ा है उदयन ने। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? अंगराज्य को मगध में इसने मिला लिया। देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो पाटलिपुत्र थी राजधानी उसको हटा करके वैशाली किसने बनाया? या डायरेक्ट ऐसा आ सकता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली को किसने बनाया? तो आपको याद रखना है शिशुनाग ने। क्लियर? चलो, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो उसके बाद राजा बनेगा। ठीक है, वो कौन होता है? वो होता है आपका कालाशोक। ठीक है, जो कालाशोक है इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काकवर्ण के नाम से। अब देखो, बार बार हर किसी को दूसरा नाम दिया जा रहा है। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जान रहे हैं, उसके पुत्र को कुड़िक के नाम से जान रहे हैं, और अब ये कालाशोक आ गया है जिसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसमें भी का है, इसमें भी का है। ठीक है, तो काला यानी कि काकवर्ण। अच्छा, काक किसको कहते हैं? एक तरह से आप ये लगा लो कौवे को बोलते हैं। तो कौवा कैसा होता है? काला ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये है एक तरह से आपका शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है। क्लियर? चलो, कालाशोक के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि भैया कालाशोक अब आगे राजा बन जाएगा। तो कालाशोक जो है उसने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र कर दिया। पता नहीं, इनको एक अलग ही प्रकार की चुल्ल रहती थी। ठीक है, मतलब एक राजा बन रहा है, ये मतलब इनके ये कर क्यों रहे हैं? ऐसे इसलिए करते हैं ताकि इनका नाम थोड़ा उजागर हो। ठीक है भाई, एक बात बताओ, अब राजधानी है हमारी दिल्ली, इंडिया की। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो दिल्ली से उठा के कोलकाता ले जाएंगे, हैं कल को राहुल गांधी बनेंगे तो वो कलकत्ता से उठा के बिहार ले जाएंगे। ऐसा करते थे लोग। क्यों करते थे? ताकि हाईलाइट हो एक तरह से। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई वो राजा बन गया, उसने वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। किसी ने उसको राजधानी को वहां से वहां स्थानांतरित कर दिया, किसी ने वहां ट्रांसफर कर दिया, ये वाली चीजें। ठीक है, कालाशोक आएगा। अभी इसके बाप ने कहां पे की थी? इसने ये तो की हुई है वैशाली में, पाटलिपुत्र से हटा करके। फिर इसको चुल्ल में चलेगी, वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र कर देगा। तो पेपर में डायरेक्ट आता है वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र किसने की थी? कालाशोक ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति जो है इसी के टाइम में जो है आयोजित की गई थी वैशाली में। ठीक है, और इसके जो अंतिम राजा होंगे वो कौन होंगे? नंदीवर्धन। आप देख रहे हैं, छोटी छोटी जानकारी है, बस मेरे हिसाब से आप ये टॉपिक एक दिन में ही याद कर लोगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलो, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नंद वंश। ये जो नंद वंश है, ठीक है, नंद वंश 343 से 322 ईसा पूर्व तक क्या करता है? राज्य करता है। यहाँ पे नंद वंश की स्थापना कौन करता है? महापद्मानंद जो है वो इसकी स्थापना करते हैं। क्लियर? इसको किसके नाम से जाना जाता था? शत्रुओं का नाश करने वाला। जो महापद्मानंद है इसको किसके नाम से जाने जा रहा है? शत्रुओं का नाश करने वाले के नाम से जाना जा रहा है। पेपर में डायरेक्ट आ भी जाता है क्वेश्चन कि शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, मगध साम्राज्य में सबसे विशाल सेना और सबसे धनी राजा के रूप में ये क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। अब ये लगा लो कि अब तक जो था आपका मगध, वो इतना मतलब वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, विकसित नहीं था एक तरह से इतना। ठीक है, लेकिन जब इनका टाइम आएगा नंद वंश का, तो उस टाइम पे ये अपनी चरम सीमा पे होगा। बिल्कुल मतलब ये लगा लो
अब तक की जो अब तक का पीछे का राज्य हुआ है, अब तक ये क्या करेगा, बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, ठीक है, इनके टाइम में। और ये अपनी क्या करेंगे, एक विशाल सेना बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जो राज्य बहुत बड़ी सेना रख रहा है, इसका मतलब उसके बाद बहुत ज्यादा खजाना है भाई, सेना भी थोड़ी रखी जा रही है, सेना को पैसे भी तो देने होते हैं, ठीक है, जो सैनिक लगा हुआ है। अब जैसे आप नॉर्मल आज की कंडीशन में देखो, अब कोई देश ऐसा थोड़ी है कि गरीब है और भैया उसके पास 20 लाख की सेना है, नहीं है ना। यानी कि जिस देश की जितनी ज्यादा तगड़ी भीतर का पैसा होगा, अर्थव्यवस्था तगड़ी होगी, वो उतनी ही अच्छी सेना रखता है, ठीक है। तो भैया इसने सेना रखी, बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा धनी हो गए थे, व्यापार बहुत चारों तरफ इन्होंने पांव फैला लिए थे व्यापार के लिए, ठीक है। तो व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चला यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या है, धीरे धीरे संपन्नता की तरफ बढ़ने लगे। क्लियर। इसका जो अंतिम राजा है वो कौन होता है, इसका जो अंतिम राजा है वो होता है धनानंद। और ये जो धनानंद है ये किसके टाइम के समकालीन होता है, सिकंदर के समकालीन होता है, ठीक है। तो सिकंदर को लेकर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया था, हरा दिया था, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। जो विष्णुगुप्त चाणक्य होते हैं, कौटिल्य के नाम से जिनको आप जानते हैं, उन्होंने जो चंद्रगुप्त है उनको तैयार किया, ठीक है। अच्छा, मतलब सब तरीके से तैयार किया, बौद्धिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, शस्त्र वस्त्र चलाने में, सब तरह से, ठीक है। तो जो धनानंद है इसको क्या किया था, इस चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया था भैया, हरा के, और ये खुद गद्दी पे बैठते हैं, और तब उसके बाद मौर्य वंश की जो स्थापना है वो आपकी हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें जो मौर्य वंश में अभी आगे हम घुसेंगे नहीं, ठीक है। इससे पहले हमें जो अपना सिकंदर है ना, सिकंदर के बारे में हमें कुछ जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ये आता है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिकंदर है, सिकंदर के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो सिकंदर है, जन्म पूछ लेता कई बार, इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व, ठीक है। मैसेडोनिया या फिर मकदूनिया भी कई बार आपको देखने को मिलता है, वहां पे इनका हुआ था। क्लियर। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप सेकंड था। अब ये भाई इनका पिता है, मकदूनिया का क्या था, वो राजा था, और इनका ही बेटा था आपका सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, ओलंपियास था। इनकी माता का नाम क्या है, ओलंपियास, ठीक है। आगे आओ, देखो इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु कौन थे, यूनानी दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, अरिस्टोटल, ठीक है, उन्हीं के ये शिष्य थे, ठीक है। और इनका मकसद क्या था, इनकी माँ ने बचपन से ही इनके दिमाग में एक चीज डाली थी, ठीक है, सिकंदर के में, कि बेटे तुझे बड़ा होके पूरे धरती पे एक तरह से राज्य करना है, ठीक है। पूरी धरती पे क्या करना है, राज्य करना है, सब चीज को तुझे ही जीतना है। अब देखो तुमसे अगर घर वाले बोलने लगे कि तुम्हें धरती पे राज्य करना है, ठीक है, तुम धरती तो छोड़ो, तुम अपने जो गांव और शहर पे ना उस पे करके दिखा दो, तुम्हें कोई नंबरदारी का इलेक्शन भी नहीं जिताएगा, मेंबरी का, ठीक है। नंबरदारी मेंबरी तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर। सरपंच तो तुम भूल जाओ कि सरपंच तुम एकदम ऐसे बन जाओगे, ठीक है। और ये सोचो इसके माँ ने इसको क्या लक्ष्य दिया है कि भैया पूरी धरती पे तुझे विजय पताका फहरानी है, हर राज्य पे, हर देश पे तुझे चढ़ाई करके उसको जीतना है ना, विश्व विजेता तुझे बनना है। तो बचपन से ही इसका मकसद यही था, बड़ा होते ही भैया विश्व विजेता बनूंगा, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, धरती पे इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व पे ये क्या करेगा, विजय प्राप्त करेगा, ठीक है, और करता भी है, ठीक है। लेकिन आगे जाकर भी मैं आपको कहानी बताऊंगा, इंडिया में आगे जाके फिर ये रुक जाता है, ठीक। अच्छा, इसकी जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, यानी कि 32 वर्ष की उम्र में ही ये बेबीलोन में बीमारी हो जाती है, इसको बुखार वगैरह आ जाता है, तो उसके कारण ये मर जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसने किस किस तरह से जो है ये अपना विजय पताका है वो फहराया था। क्लियर। चलिए यहां पे देखो, यहां पे एक चीज देखो, क्लियर आपको दिखेगी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है मकीदुनिया, ठीक है। सिकंदर का जो देश है वो यही है, मकीदुनिया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, कौन से कलर से करो भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो ये जो देश होता है ये होता है भैया मकीदुनिया, ठीक है। ये वाला जो देश है ये है मकीदुनिया, यहीं से जो है आपका सिकंदर चलता है अपनी विजय पताका फहराते हुए, ठीक है। और यहां से ये ऐसे निकल के आता है, ऐसे निकल के आता है इन सभी देशों को जीतते हुए, ठीक है। इन सभी देशों को ये जीत लेता है, इधर भी ये बहुत सारी जो कंट्री है उन पर विजय पताका फहराता है। उसके बाद ये बढ़ता है आगे, ठीक है, बेबीलोन से यहाँ कर होते हुए अब ये कहां पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला में पहुंचने के बाद तक्षशिला के जो राजा है ये क्या करते हैं भैया, इनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। इनको पता है कि भैया ये इतने देशों को जीत के आ रहा है पीछे से, अब मैं इसका क्या ही सामना कर पाऊंगा, ठीक है। और इससे अगर मैं युद्ध करने भी लगा तो मैं हार जाऊंगा, और जब मैं इससे युद्ध करूंगा तो उसके बाद आप जानते हैं कि अब जब युद्ध होगा तो भी
पैसे की भी हानि होगी, ठीक है, और जो राज्य में देश में उपद्रव मचेगा वो अलग मचेगा, ठीक है, लोगों के जो है बहुत सारे लोगों के घर सूने पड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। यानी कि आप जानते हैं कि युद्ध का जो परिणाम होता है वो हमेशा बुरा ही होता है, ठीक है, बेशक एक व्यक्ति जीत जाए लेकिन उससे बहुत ज्यादा जो है नरसंहार होता है। तो इसने क्या किया, इसने पहले ही इसके सामने क्या कर दिया भैया, आत्मसमर्पण कर दिया, भाई मैं नहीं जो है लड़ूंगा, मैं पहले ही आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही सरेंडर करते हैं, अब यहाँ पे आगे जाते हैं तो बीच में पड़ती है भैया नदी, ठीक है। अब इसके आगे जो राजा बैठा होता है वो होता है आपका पोरस। कौन होता है, पोरस। अब आगे जो झेलम नदी है वहीं से जो कहानी है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। अब यहां से ये अफगानिस्तान के राज्य से यहाँ पे अफगानिस्तान देश से आगे की तरफ कूच करेगा तो यहाँ पे आपको झेलम नदी जो है वो दिखाई देगी। और जैसे ही ये झेलम नदी के पास पहुंचता है तो भी आप जानते हैं कि जो भी राजा होते थे ना उस टाइम के, पुराने टाइम के, तो वो राजा अपने जो गुप्तचर है या उनके जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं जो लोग, उस टाइम पे वो भाई किले पे ऊंची ऊंची दीवारों पे बैठे रहते थे अपने राज्य के चारों तरफ, ठीक है, और वो देखते रहते थे कि कोई दूसरा राजा तो नहीं आ रहा है आक्रमण करने के लिए। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि भैया कि कोई आपको छेड़ेगा या आप किसी को छेड़ोगे तभी आप युद्ध करोगे, नहीं। पहले ये होता था कि अगर उसको लग रहा है किसी को भी कि भाई मेरे पास पैसा हो गया है, सेना बड़ी कर लिया, चलो उसको चलते हैं ठोक पीटने के लिए, ठीक है, तो उसको पेलने के लिए चल देते थे। तो यहाँ पे इनको पता चलता है कि भैया जो ये सिकंदर है, अलेक्जेंडर, ये आपका आ रहा है, ठीक है, और ये पीछे से बहुत ज्यादा देशों को हराते हुए, ठीक है, विश्व विजय पताका पे भैया लिखा हुआ है, और ये जब तक विश्व विजय ना कर लेगा बैठेगा नहीं चैन से। इसका एक ही लक्ष्य है, इसकी माँ ने भर दिया इसके दिमाग में कि भैया तुझे विश्व पे विजय प्राप्त करनी है। तो भैया ये बात यहाँ पर पता चलती है पोरस को, ठीक है। अच्छा देखो, पोरस जो है ना वो इतना शक्तिशाली उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये लोग जो हैं ये जाते हैं भैया जो आपका मगध है ना, मगध, ठीक है, जो आपका मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का जो राजा था धनानंद, ठीक है, धनानंद के पास जाते हैं। अब धनानंद के पास जाते हैं किसके लिए, सहायता लेने के लिए, कि भैया हमारी सहायता कर दो कि जो अलेक्जेंडर है वो आ रहा है और उसने पीछे बहुत सारे देशों को मतलब तबाह कर दिया है या जीत लिया है, जैसे भी है। तो ये जो है धनानंद के पास जाता है। क्यों जाता है भाई, ये जो है ना, देखो मैं आपको बताता हूं, जो आपका सिकंदर है, सिकंदर के पास आपकी 45,000 से लेके 50,000 के बीच में सेना है, ठीक है। और ये सेना वो वाली सेना नहीं है जो नॉर्मल घरों में बैठी रहती है, ये वो वाली सेना है जिसने पीछे कितने जो देशों के दांत खट्टे कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि बेस्ट जो वॉरियर्स होते हैं, बेस्ट लड़ाकू जो है वो इसकी सेना में भर्ती हुए पड़े पहले से, ठीक है। मतलब ऐसे वॉरियर जो एक ही बार में छक्के छुड़ा दे युद्ध में, दूसरी बार युद्ध करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो बेस्ट वॉरियर्स जो है इसके अंदर थे। दूसरा जो पोरस राज्य था, इसकी जो सेना थी वो थी 30 से 35,000 के बीच में, ठीक है। अब देखो एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से इसके पास 30 से 35,000 के बीच में सेना थी, यानी कि इससे कम थी। लेकिन इसके पास एक खासियत क्या थी कि इसके पास इसकी सेना में थे हाथी, ठीक है। ये हाथियों से लड़ते थे उस टाइम पे, जो मगध साम्राज्य है और ये जो पोरस का साम्राज्य है, ये किससे लड़ते थे, हाथियों से लड़ते थे। भारत में पहले हाथियों से ही लड़ाई की जाती थी, ठीक है। इनके साथ घोड़े भी होते थे, हाथी भी होते थे, पैदल सैनिक भी होते थे, सब होते थे, ठीक है। तो भैया इनके पास कम है, जानते हैं कि भाई ऐसे तो वो हमें हरा देगा, ठीक है। तो वो मगध के पास जाते हैं कि भाई हमें ऐसे ऐसे हो रहा है, वो पूरे भारत पर जो है विजय पताका फहराने वाला है। अब मगध का जो राजा होता है ना धनानंद, ये भैया अपने उसमें शक्ति में बहुत ज्यादा चूर होता है, मतलब एक तरह से शक्तिशाली होता है, तो भाई अपनी उसमें चूर है और अय्याशी में ज्यादा अपना समय बिताता है, ठीक है। तो क्या होता है भैया, ये इनको एक तरह से पहले हाँ बोल देता है, लेकिन बाद में सेना इसकी नहीं पहुंचती है वहां पे, ठीक। और जब सेना नहीं पहुंच रही है तो भैया ये जो है राजा पोरस जो है, ये ही इनसे डायरेक्ट युद्ध करने के लिए निकल लेते हैं। लेकिन ये जो पोरस है ना, जो राजा पोरस है, ठीक है, अरे रुको एक सेकंड, ये जो राजा पोरस है, ठीक है, ये जब इसे युद्ध करने के लिए निकलते हैं ना, तो अब जानते हैं कि बीच में कौन सी नदी पड़ रही है, बीच में नदी पड़ रही है आपकी, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। रुको एक सेकंड, तो यहाँ पे एक बार इसको देख लो, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। तो क्या होता है, पहले जो है ये सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण जो है ये कर देता है, ठीक है। तो पहला जो आत्मसमर्पण मैंने आपको बता दिया था, जो तक्षशिला है
उसका जो राजा था अम्बी, ठीक है, उसने भैया बिना लड़े ही क्या कर दिया था, इसके सामने सरेंडर कर दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हमारा इसमें बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है, पहले सरेंडर कर दिया। उसके बाद अब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्पीच का युद्ध यानी कि झेलम के युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, पेपर में ऐसे ही आता है, हाइड्रोस्पीच के युद्ध में कौन जीता था, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। या झेलम का युद्ध में कौन जीता था, ऐसे पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, जो युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व में होता है, सिकंदर और जो पंजाब के राजा थे पोरस, ठीक है, उनके बीच में होता है, झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी पे होता है, आप ऐसा लगा दो, ठीक है। ये युद्ध लड़ा जाता है और क्या होता है, ये जो क्या बोलते हैं, जो ये सिकंदर है ना, इसमें ये सिकंदर जीत जाता है। क्यों जीत जाता है भैया, इसके पास बहुत ज्यादा जो सेना है वो है, पोरस से ज्यादा सेना है इसके पास। लेकिन जो पोरस है ना वो इसके क्या बोलते हैं, नाको चने चबा देता है एक तरह से, ठीक है, कि मतलब इसको इतना ज्यादा, इतनी सेना को लेकर के भी इतना ज्यादा उसकी नाक में दम कर दिया कि मतलब एक बार तो उसको ऐसे ही लगने लगा कि भैया इससे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बाद में वो जीत जाता है जो सिकंदर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया इसकी सेना में जो है पैदल सैनिक है नॉर्मल, ठीक है, घोड़े वाले होंगे और वो तलवारों से लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोरस है इसकी सेना में है हाथी, और भैया ये जो सिकंदर है ना ये पहली बार देखता है ऐसे लड़ाकू हाथी। अब वो हाथी वो नहीं है नॉर्मल वाले जो आप देख रहे हैं वाले, शरीर तो ऐसा ही है लेकिन वो ट्रेंड हाथी है, मतलब जब सेना में चलेंगे ना तो ऐसे पांव से, आधो सैनिकों तो पांव से दबा देंगे, सूंड से इधर फेंकेंगे, और जो उसके ऊपर बैठा हुआ वो अलग से तीर बरसा रहा है, ठीक है। अब सोचो एक घोड़े पे चलने वाला व्यक्ति एक हाथी पे चलने वाले व्यक्ति से कैसे युद्ध करे, भाई तलवार तो वहां तक पहुंचेगी नहीं उसकी, और वो घोड़े पे बैठा हुआ कैसे करेगा फिर उससे युद्ध, ठीक है। ऊपर से वो तीर और बरसा रहा है और हाथी अलग से फेंक रहा है इधर उधर। तो पोरस ने बिल्कुल इनको नाकों चने चबा दिए, और मतलब ये लगा लो इनकी नाक में बिल्कुल दम कर दिया, बिल्कुल खत्म, ठीक है, एकदम ऐसा दम कर दिया भैया कि इसकी जी में जी ना रहा शुरू में जो ये सिकंदर है। वहीं पे क्या होता है, इस युद्ध को हाइड्रोस्पीच के नाम से जानते हैं, और वहीं पे इसकी जो सेना है ना, जो सिकंदर की सेना है, इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। देखो हालांकि जो पोरस है वो हार जाता है, लेकिन सिकंदर की जो सेना है ना इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है उस टाइम पे हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो अगर देखो इसके बाद जो है, अब जो सिकंदर की सेना है भैया वो यहां पे उसने इतना तगड़ा रोल देखा, ठीक है, कि भाई हाथियों से लड़ाई हो रही है, पोरस अलग से तीरों पे तीर बरसाए जा रहा है, ठीक है, एक मिनट में 20-20, 30-30, 40-40 तीर बरसाए जा रहे हैं, मतलब धुआंधार रक्तपात, मतलब इतना भीषण युद्ध कराया इन्होंने कि मतलब सिकंदर को बिल्कुल ये लगा दिया कि भाई ये अब तो तेरा जो सपना है ना वो पूरा मेरे हिसाब से होता ही नहीं है पूरी विश्व का, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तो इंडिया में एंट्री हुई है, पंजाब वाले इलाके में हुए हैं, अभी आगे मगध बैठा है, ठीक है, और मगध को देख करके ना इनकी सेना को पता है आगे मगध है, और इनकी जो सेना है देखो जो 45 से 50 हजार के बीच में थी, ठीक है, सिकंदर की सेना 45 से 50 हजार के बीच में थी। अब जब ये पोरस के साथ युद्ध लड़ते हैं तो सेना में कुछ कमी आएगी, तो सेना इनकी कम हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सेना इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी ये जो सेना है, अब आप जानते हैं कि आप किसी भी, जैसे मान लो आप सेना में भर्ती हो जाएं, और ये सेना है बहुत टाइम से अपने घर से निकली हुई, इसकी सेना में भर्ती हो गई, कुछ जो लोग हैं वो सेना में भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद ऐसा थोड़ी वो अपने घर नहीं जाएंगे, और ये उनको बहुत दिनों से लिए फिर रहा है पूरे विश्व में विजय पताका फहराते हुए, तो इसकी सेना भी क्या है, एक तो थक गई है, ठीक है। दूसरा, इसकी सेना को एक बात पता है कि यहीं पे इतनी कम सेना थी हमसे 30-35 हजार की, इन्होंने हमें नाकों चने चबा दिए, हमारी नाक में दम कर दिया। अब आगे जो है, इसके आगे अब जाओगे तो डायरेक्ट अब आपको क्या मिलने वाला है, मगध मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, मगध। और मैं आपको बताऊं, अगर ये मगध में घुस जाते ना, अगर ये मगध में घुस जाते तो फिर इसका जो प्लान है ना वो सक्सेसफुल होने से रह जाता, ठीक है। मगध में क्या है, इसके पास है 20 से 25 हजार सैनिक, और ये भी कैसे हुए हैं, थके हुए सैनिक हैं सिकंदर के पास, ठीक है, ये भी क्या है, थके हुए सैनिक हैं। उधर जो आपका मगध है, आप जानते हैं मगध बहुत ज्यादा ताकतवर था उस टाइम पे, ठीक है, अगर ये घुस जाता ना गलती से तो वहीं खत्म कर देता है इसको। तो मगध में कितने सैनिक हैं, 2 लाख सैनिक हैं। कितने हैं, 2 लाख। और ये जो 2 लाख सैनिक है ना, ये पैदल सेना है 2 लाख की, तो ठीक है। 80,000 जो है, 80,000 कौन से हैं, घुड़सवार हैं। कितने हैं, 80,000 घुड़सवार थे, ठीक है। उसके बाद 8,000, 6 से 8,000 के बीच में बोलते हैं वैसे, बाकी 7 से 8,000 हाथियों की सेना है। किसकी है, हाथी। अब आप खुद सोच के देखो, पोरस के पास कितनी सेना थी, पोरस की बताता हूं मैं आपको। जो पोरस है उसके पास 30 से 35 हजार की सेना थी, जिसमें सिर्फ 100 से 150 के बीच में हाथी थे, ठीक है। कितने, 100 से 150 के बीच में हाथी थे, ठीक है।
सिर्फ 100-150 हाथी, और 100-150 हाथी के साथ ही उन्होंने सिकंदर की नाक में दम कर दिया। ठीक है, अब लेकिन अगर ये आगे बढ़ेंगे किसमें, मगध में अगर ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर ये मगध में आगे बढ़ते हैं तो मगध की सेना आप जानते हैं कितनी है, तैयार है बिल्कुल, है ना। मगध में हाथी हैं 7 से 8 हजार, यह 150 हाथी और वो 8 हजार, अगर हाथी भी भेज दिए ना पैदल भी तो इनकी सेना वैसे ही मर जाती है वहां पे। ठीक है, 30-35 हजार जो लोग ना, अगर 8 हजार हाथी आपने वैसे ही भेज दिए मैदान में, वैसे ही भगा दिए बिना कुछ मतलब शस्त्र वस्त्र के, तो वैसे ही इनको पेल देते वो। ठीक है, दूसरा 80 हजार घुड़सवार है, इनके पास इतना कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, 2 लाख की सेना है पैदल, तो समझ लो कि मगध जो है वो कितना ताकतवर था उस टाइम पे। आज के पास किसी के पास 7-8 हजार हाथी हो, ठीक है, तो खुद सोचो हाथी क्या यूं ही पाले जाते हैं, हाथी को पालने के लिए भैया खर्चा लगता है। ठीक है, खरीद तो सब लेता है लेकिन हाथी पाला नहीं जाता है। क्लियर, तो भैया सोचो कितना धनी भी था, ताकतवर भी था और भैया बलशाली भी था एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो सेना है ना भैया उसका मनोबल टूट जाता है यहीं पे। इनको लगता है कि भैया अब हम आगे नहीं जाएंगे। इनकी सेना जो है, सिकंदर इसको समझाता भी है, भाषण भी देता, लेकिन इसका विद्रोह कर देते, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे आगे कतई भी। ठीक है, इससे अगर गए, इनको पता है कि अगर आगे गए तो फिर कभी जिंदगी में वापस घर नहीं लौटेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए ये वापस यहीं से चले जाते हैं। आया भाई समझ में अब किस तरह से जो चीजें हैं वो चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई जो उस टाइम पे जो राजा था, ठीक है, सिकंदर, उसकी जो भैया पीछे उसने जो भी किया, ठीक है, महान सिकंदर उसको वो कहलाया क्योंकि उसने जितने भी युद्ध लड़े वो जीते। ठीक है, पीछे के जो युद्ध थे, अब देखो मगध से लड़ाई नहीं है तो उसको कैसे बोल देंगे वो हार गया, वो हारे, लड़ाई नहीं तो हारेगा कैसे। तो जितने भी अपनी जिंदगी में युद्ध लड़े वो सब जीते और सब पे उसने विजय पताका अपनी फहराई, इसलिए उसको महान सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सिकंदर है ना, इसका एक सेनापति होता है। ठीक है, इसका सेनापति होता है थल सेनापति, जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। अब ये भारत में 5-6 महीने रुकता है ये जो सिकंदर है खुद भी। उसके बाद ये सिकंदर वापस अपने जो देश है मकेदोनिया वहां पे चला जाता है, और मैंने अभी बताया बुखार हो जाता है इसको, बीमार हो जाता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ये जो सेल्यूकस निकेटर है इसको यहीं पे छोड़ जाता है। ठीक है, और ये जो है बाद में, अब हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो आगे चंद्रगुप्त से ये क्या करता है, युद्ध करता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर है उसके बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा, बार बार मैं यूज करूंगा इस शब्द को, इस नाम को, तो आपको याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर आया कहां से है। ये सिकंदर की सेना के साथ आया था, इसका सेनापति था थल सेनापति। ठीक है, और आगे अब जो है सिकंदर मौर्य साम्राज्य में, जब चंद्रगुप्त अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित कर देगा तो वहां पे चंद्रगुप्त से क्या करेगा, युद्ध करेगा। ठीक है, चलिए, और चंद्रगुप्त इनको क्या करते हैं, हरा देते हैं। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे जो मगध साम्राज्य है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे का जो है उसमें हम चंद्रगुप्त का जो वंश है, मौर्य वंश, और उसके आगे के जो भी कर्ण वंश, सातवाहन वंश वगैरह बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।